तो इस चैप्टर से अगर बोर्ड की बेसिस पर अगर बात करें तो जो क्वेश्चन आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की व्यंजक स्थापित कीजिए। दर स्थिरांक मतलब k के लिए जो वैल्यू आएगा लास्ट तक, वो किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रहेगा। इसी तरह से आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये दो तरह की क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अगर शून्य कोटि का नहीं पूछता है तो वो प्रथम कोटि का पूछता है। यही दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है अब आगे की। कौन सा? एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूरा डिटेल जिसमें हम दर स्थिरांक के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे, और एक होता है प्रथम कोटि के लिए। एक और क्वेश्चन होता है वो है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, मतलब छद्म एक आणविक अभिक्रिया बोलते हैं। देखने से हमको लगता है कि वो द्विआण्विक अभिक्रिया है, पर एक्चुअल में होता कैसा है, वो एक आणविक अभिक्रिया, या फिर वही अभिक्रिया की कोटि जो है देखने से ऐसा लगता है कि 2 होगा, पर एक्चुअल में होता कितना है, 1 होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। आगे देखोगे बुक में मिलेगा। तो ये 3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम पहला देख रहे हैं, ये है कौन सा? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, या फिर हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कौन सा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन पहले ही लिख चुके हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता, या अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होती है, या अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती या बराबर होता है। क्या कहलाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया। 3 तरह की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के शून्य घात के बराबर होता है, ठीक है। या फिर हम लोग बात कर रहे हैं जीरो, जो रिएक्शन वाला जो बोलते हैं, ये इस तरह की। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं परिभाषा की, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्लियर है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण हम लोग बात कर रहे हैं, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है, ठीक है। मैं कोई एक रिएक्शन लिख रहा हूं जिसमें R जो है ये किस में चेंज हो रहा है? P में। R मतलब रिएक्टेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकारक, ठीक है। और P मतलब प्रोडक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो मान के चल रहे हैं ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसमें R जो है ये किस में चेंज हो रहा है? P में है, ठीक है, प्रोडक्ट में। अब मैं अगर बात कर रहा हूं रिएक्शन की प्रारंभ में, जब इस रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है, तब उस कंडीशन में अभिकारक की सांद्रता अभी कितना है? A है। तो प्रोडक्ट की सांद्रता कितना रहेगा? 0 रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि कोई भी अभी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं T समय बाद। T समय बाद मतलब कुछ मिनिमम समय है, चाहे हम लोग उसको 10 मिनट ले, 15 मिनट ले, 1 घंटा ले, 1 दिन ले, 2 दिन ले, कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको डिफाइन नहीं किए कितना ले रहे हैं, तो इसलिए हम T लिख दिए। T मतलब टाइम हो गया। एक निश्चित समय के बाद इस A में से X भाग टूट कर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो उत्पाद कितना बना है? X।
ये हो गया x। तो बताओ a की मात्रा कितना बचा रहेगा वहां पे, a में से x को घटा देंगे, है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा a माइनस x। समझ में आया कैसे बोल रहा हूं? जैसे मान के चलो अभिकारक की सांद्रता 10 था यहाँ पे, अब मैं बोल रहा हूं t समय बाद 5 सांद्रता के उत्पाद बचा हुआ है, मतलब सॉरी बना हुआ है, तो अभिकारक कितना बचा रहेगा 5 जो है ये चेंज हो गया है। तो हमको कैसे पता चला कि 5 बचा? 10 में 5 को हम घटाए ना, तभी तो हमको पता चला। तो यही है, अभी 5 की जगह क्या है x बना हुआ है और 10 की जगह क्या है a है, तो कितना बचेगा a माइनस x बचेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की दर निकालता हूं, अभिक्रिया की दर, अब दर में याद करो हम लोग दो तरह से लिखना मैं बताया था, एक तो रहता है अभिकारक के सांद्रता वाला और एक में बताया था उत्पाद की सांद्रता वाला, याद आ रहा है? अगर मैं अभिकारक का लिखता हूं तो d/dt और फिर जैसे r लिखता हूं तो मैं माइनस करता हूं, याद आ रहा है? और अगर मैं उत्पाद का करता हूं तो मैं क्या करता हूं p करता हूं। तो सपोज मैं इस x को उत्पाद तरफ से लिख रहा हूं तो d/dt हो गया, यहां p लिख सकता हूं या फिर x, सांद्रता ले रहा हूं तो मैं x ले लिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा, क्यों? क्योंकि ये बन रहा है और ये टूट रहा है, इसलिए अगर मैं इसको लिखता a माइनस x को तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ता माइनस, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है k इंटू क्या होगा, जो अभिकारक की सांद्रता रहता है उसी के घात के बराबर होगा। चूंकि हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, शून्य कोटि की, तो k इंटू हो जाएगा a माइनस x की घात क्या आएगा, शून्य आएगा। क्यों शून्य आया ये समझ में आया? क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो ये क्या होगा शून्य घात के बराबर होगा ना। देखो लिखा होगा, कहाँ लिखे हैं, निर्भर नहीं करता, या अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, लिखे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या किए शून्य किए। यहां तक समझ में आया है क्या? अब आगे रिएक्शन का स्टेप क्या होगा, यहां से अगर किसी के घात में क्या है शून्य रहता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं 1 किया तो हमारा इक्वेशन ऐसा बचेगा क्या, dx/dt बराबर k इंटू 1 या फिर k बस लिख सकते हैं, यही होगा। अब इस dt को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, dx को यहीं रख रहा हूं, dx बराबर हो जाएगा k इंटू dt हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। सपोज ये हमारा था समीकरण फर्स्ट, ये हुआ हमारा समीकरण सेकेंड और ये हुआ समीकरण थर्ड इक्वेशन हुआ। अब अगर मैं लिखता हूं समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समाकलन का फार्मूला याद होगा करने पर, तो देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं समाकलन कर रहा हूं, ये हो गया dx का समाकलन बराबर समाकलन हो गया k इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, अब समाकलन पढ़े होंगे, dx का समाकलन क्या होता है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है x की घात 0 मानते हैं, x की घात 0 का मतलब 1 होता है, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो x की घात 0 इंटू dx ऐसा रहेगा। तो हम समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं, जो पावर रहता है उसमें +1 करते हैं और बटे में जो पावर रहता है उसी में +1 करके वैल्यू लिखते हैं। मतलब यहां पर मैं बता देता हूं एक फार्मूला, जैसे समाकलन हम क्या कर रहे हैं x की घात n dx का अगर कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है समाकलन का सिंपल फार्मूला। समझ में आया? तो यहां पर मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब x की घात क्या है 0 है, तो x की घात 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x की घात 1 अपॉन 1, मतलब x आएगा क्या, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिख दूं, चलिए मैं इसको लिख ही देता हूं, x की घात 0 इंटू dx ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि इसका मान 1 होता है। ठीक है, बराबर हो जाएगा k एक स्थिरांक है इसलिए मैं बाहर निकाल दिया और ये हो गया dt। ठीक, इसकी मान अगर मैं निकालूं और यहां पर भी मैं चाहूं तो वही t0 वाला लिख सकता हूं ना, सेम कंडीशन, तो यहां पर इसकी मान क्या हो जाएगा x की घात 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ऐसा बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं, और बराबर हो गया k
टी का मान भी वैसे सेम 0 + 1 अपॉन आ जाएगा कौन सा, यहाँ पर 0 + 1 ऐसा हो जाएगा, दोनों सेम है। अब इसकी बात कर रहे हैं 0 + 1 में क्या होगा 1, 0 + 1 मतलब भी 1, तो x की घात 1 अपॉन 1 ऐसा आएगा। बराबर करेंगे k, यहाँ पर भी सेम कंडीशन t की घात 1 अपॉन 1। अब जब इसको t को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर एक क्या करते हैं स्थिरांक लिखते हैं। समाकलन का जो तोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट या स्थिरांक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। तो यहाँ पर लिखेंगे c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है, ये ऐसा आएगा। इसके आगे हमारा जो इक्वेशन था उसमें लिखना है x = kt प्लस आएगा c आएगा, ठीक है। अब अगर मैं मान के चलता हूं यदि x = 1 है और t = क्या है 1 है, x = 0 और t = 0, इसका मतलब क्या है प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में देखो इससे जब समीकरण हम लोग लिख रहे थे तो प्रारंभिक अवस्था में हम लोग x की जगह 0 लिखे होंगे और t जो है हम बाद में लिखे, t समय बाद, मतलब प्रारंभिक अवस्था में समय हम लोग नहीं लिए थे। तो अगर ये प्रारंभिक अवस्था में बात करें तो दोनों की मान क्या रहेगा 0 रहेगा। इस 0 के अगर मैं यहाँ पर रखूं तो देखो x = हो गया 0 k इंटू हो गया, गुणित करेंगे 0 प्लस हो गया c, 0 से किसी का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है वो भी 0 हो जाता है, तो c का मान क्या हो गया 0। इसको लिखेंगे समीकरण 5 कर दो, ये है समीकरण 4। अब समीकरण 5 से c का मान कहां रखना है 4 में रखना है। समीकरण 5 से c का मान 4 में रखने पर इतने में ही एक नंबर कट जाता है, ठीक है। x = हो गया कौन सा kt + 0 ऐसा हो गया। अब x = हो गया kt, k की मान निकालना है मतलब ये कहाँ जाएगा नीचे, तो x/t बराबर आ गया k या फिर k बराबर आ जाएगा x/t। अब वो लाइन लिखेंगे कौन सा, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक है। तो इतना ये रखेंगे, बाकी जो है इसके आगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।